नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ। आज 12वीं क्लास का जो दूसरा पाठ है शक्ति, सत्ता और वेदता, इसमें हम आज शक्ति का अध्ययन करेंगे। शक्ति क्या है? तो सबसे पहले हम शक्ति है उसका अंग्रेजी जो रूपांतरण हिंदी वो देखेंगे कि शक्ति शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पावर का हिंदी रूपांतरण है, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर। और ये जो पावर शब्द है ये लैटिन भाषा के पोर्ट्रे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्ति में निहित योग्यता। मतलब शक्ति अपने जो अंदर निहित योग्यता है उसको हम शक्ति कहते हैं। शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं हम। पहली दी है लासवेल ने। लासवेल कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आज्ञा पालन करा सकता है। लासवेल कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्णय को अन्य व्यक्तियों से क्रियान्वित करा सकता है, वो व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति है। दूसरी परिभाषा है रॉबर्ट बायस्टेड की। बायस्टेड क्या कहता है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मतलब हम बल प्रयोग कर सकते हैं लेकिन उसका बल प्रयोग का वास्तविक प्रयोग कर नहीं रहे हैं। योग्यता है हम कि जब आवश्यकता पड़े तो हम बल प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी परिभाषा है आर्गेन्स्की की। आर्गेन्स्की क्या कह रहा है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं परिभाषा में कि शक्ति है वो व्यक्ति में एक तरह से निहित योग्यता या क्षमता है। अब हम शक्ति की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये जो शक्ति है ये राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। मूल अवधारणा का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो हम शासन करने की शक्ति मान लो, चाहे किसी से अपने शासन कानून की जो पालन करवाने की शक्ति मान लो। शक्ति का यथार्थवादी जो अध्ययन करने वाले विचारकों में सबसे पहले आता है अरस्तु, होब्स, मैकियावली, कैटलिन, लॉसवेल, मॉर्गेनथॉम। ये विचारक है, इन्होंने शक्ति का यथार्थवादी अध्ययन किया है। मैकियावली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है, तो हमें बताना पड़ेगा कि मैकियावली है वो प्रथम शक्तिवादी विचारक है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में भी शक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया। हॉब्स है उसने अपनी पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, और हमने 11वीं क्लास में हॉब्स से लोक और रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत भी पढ़ा था, जिसमें इस पुस्तक का वर्णन आया है। और हॉब्स ये कह रहा है कि राजा है वो एकदम शक्तिशाली और निरंकुश होना चाहिए। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो वो है कैटलिन। ये लासवेल की जो पुस्तक है, लासवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ में शक्ति की अवधारणा पर विस्तृत प्रकाश डाला है। ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछते हैं कि हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लासवेल। अब जैसे प्रश्न पूछते हैं तो किस प्रकार पूछते हैं कि शक्ति और प्रभाव में एक अंतर बताइए, या इनमें आपस में क्या संबंध है ये बताइए। तो ये प्रश्न पहला बनता है आपकी जो 2 या 4 नंबरों का पूछते हैं कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। तो शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे भौतिक बल होता है। मतलब शक्ति एक दमनकारी होती है और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं हमारे शरीर में, जैसे भौतिक बल हमें दिखाई देता है। और प्रभाव है वो मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे मान लो कोई टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है और क्लास एकदम शांत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो डंडे के बल से आपको पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस टीचर का आप पे मनोवैज्ञानिक दबाव या एक तरह से प्रभाव है। दूसरा है शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब मान लो कोई विद्यार्थी है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसकी इच्छा तो नहीं है काम करने का, लेकिन डंडे के बल पे उस पर काम करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी की इच्छा के विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रभाव व्यक्ति की सहमति पर आधारित होता है। अगर किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति पर प्रभाव है, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले की सहमति है, तभी वो अगले से प्रभावित है। शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है। जहाँ प्रजातंत्र होता है वहाँ हम शक्ति को ये मानते हैं कि वहाँ शक्ति नहीं होती, और प्रभाव है वो प्रजातांत्रिक तत्व है। प्रजातंत्र में शक्ति का प्रभाव होता है। शक्ति के प्रयोग हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है।
मतलब आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। मान लो पुलिस है, कभी कोई भीड़ को मान लो एक जगह भीड़ इकट्ठी होगी और उसको पुलिस इधर उधर कर रही है, तो कुछ प्रभाव होना चाहिए पुलिस का, तभी वो भीड़ उधर उधर जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। लेकिन प्रभाव के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मान लो कोई ये जो धार्मिक पुरुष होता है या मान लो कोई विद्वान पुरुष होता है, वो अपने मान लो अनुयायियों को कोई बात कहता है तो वो अनुयायी उसकी बात मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये तो दोनों में हो गए अंतर। अब हम पढ़ेंगे दोनों में कि इनमें क्या कोई समानता है। तो बिल्कुल इन दोनों में समानता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ आपको प्रभाव देखने को मिलता है और जहाँ प्रभाव है वहाँ शक्ति भी देखने को मिलती है। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करता है, प्रभाव को उत्पन्न करती है। अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति हो तो निश्चित ही आप शक्तिशाली हो, और अगर आपके पास शक्ति है तो आप जनता को प्रभावित कर सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि शक्ति तथा बल में क्या अंतर है। वो प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न का अर्थ छुपा हुआ। शक्ति अपने में है लेकिन वो प्रकट नहीं है, और बल है वो हमें दिखाई देता है। मान लो कोई शरीर से बलशाली है तो हमें दिखाई देता है कि वाकई में ये एक तरह से शक्ति है। शक्ति अप्रकट तत्व है, शक्ति को हम जल्दी से प्रकट नहीं करते, और बल एक प्रकट तत्व है जो दिखाई देने वाला तत्व है। शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है। मनोवैज्ञानिक मतलब आपके ऊपर मानसिक दबाव डालने वाली जो क्षमता है वो शक्ति है, और बल एक भौतिक क्षमता है जिसका हम प्रयोग वास्तव में जो कोई करता है तो हमें दिखता है। वो भौतिक का अर्थ था कि हमें वो, अगर कोई व्यक्ति बल का प्रयोग करेगा मान लो, तो वो हमें दिखाई देता है। अब प्रश्न बनता है कि शक्ति के विभिन्न रूप क्या है। तो शक्ति के विभिन्न रूप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ क्या होता है? देखो, आर्थिक शक्ति का अर्थ है कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर स्वामित्व से, कि मान लो अपना राज्य है तो ये राज्य है, उसमें अपने जैसे भारत में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, उस पर सरकार का कितना अधिकार है, या किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का कितना अधिकार है, तो वो होती है आर्थिक शक्ति। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वे ही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो कि मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसे है ना, तो वो ही व्यक्ति देखो चुनाव में खड़ा होगा, चुनाव जीतेगा और पद प्राप्त करेगा। एक गरीब आदमी है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, तो हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि शायद वो चुनाव में खड़ा होगा या चुनाव जीतेगा, क्योंकि जब तक वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं होगा तब तक लोग उसको वोट नहीं देंगे, और जब तक वोट नहीं देंगे तो वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा। तो ये है अपनी पहली आर्थिक शक्ति। दूसरी है अपनी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का क्या अर्थ है कि सरकार और शासन को प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों, जैसे कोई पद है, कोई पुरस्कार है आदि से संबंधित शक्ति राजनीतिक शक्ति कहलाती। इस शक्ति का प्रयोग सरकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक अंगों द्वारा किया जाता है। मतलब सरकार में कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, और वो शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये जो दो प्रकार के अंग होते हैं सरकार के, एक होता है औपचारिक अंग, एक होता है अनौपचारिक अंग। इनके द्वारा इन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो औपचारिक अंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे व्यवस्थापिका आती है, कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका। ये तीनों सरकार के औपचारिक अंग है जो सरकार के समस्त कार्य करती है। कानून का निर्माण, उनको लागू करना और कानून का पालन नहीं करने वाले को दंड देना। और अनौपचारिक अंगों में कौन कौन आते हैं? राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये भी सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आज कोई ऐसी कंपनी है जो एक तरह से दबाव समूह का प्रयोग करती है और सरकार ने उस कंपनी के खिलाफ कोई कानून बनाया है, तो वो दबाव समूह है सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन वगैरह करता है और सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। तो ये होता है अनौपचारिक अंग। तीसरी है विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा होती है विचारों का समूह। तो अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधारा होती है और विभिन्न देशों में विचारधारा के आधार पर अलग अलग शासन व्यवस्था है। जैसे समाजवाद है, साम्यवाद है, उदारवाद। देखो विचारधारा क्या होती है? विचारों का समूह होता है। तो अब जो समाजवाद है वो कौन सी विचारों में अपनी आस्था रखता है? उत्पादन और वितरण पर समाज का अधिकार होना चाहिए।
साम्यवाद ये कहता है कि उत्पादन और वितरण पर समाज के साथ साथ गरीबों और जो ये मजदूर किसान हैं इनका अधिकार होना चाहिए। उदारवाद ये कहता है कि उत्पादन और वितरण के साधन है जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है उन्हीं का ही होना चाहिए, सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीनों जो विचारधारा है, ये तीनों विचारधारा विचारों के आधार पर ही गठित होती है कि समाजवाद क्या चाहता है, साम्यवाद क्या चाहता है और उदारवाद क्या चाहता है। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है आपकी किताब में शक्ति के सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें देखो शक्ति के अपने चार सिद्धांत हैं। जो पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत वो जर्मनी का जो विचारक था कार्ल मार्क्स, उसने दिया था। मार्क्स क्या कहता है कि समाज में दो वर्ग है, एक तो है पूंजीपति वर्ग जो लगभग उत्पादन और वितरण के साधनों पर अपना अधिकार जमाए रखता है, और दूसरा है सर्वहारा वर्ग या पूंजीहीन वर्ग जिसमें मजदूर या किसान वर्ग आते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या करता है कि मार्क्स ये कहता है कि इन दोनों वर्गों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? यूँ चलता रहता है कि पूंजीपति ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, और गरीबों का पूंजीहीन वर्ग है उससे ज़्यादा काम करवा के पैसा कमाऊँ, उनका शोषण होता है। और ये जो पूंजीहीन वर्ग है ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमें उस काम का उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन उचित मूल्य उनको नहीं मिलता पूंजीहीन वर्ग को, ये पूंजीपति के जेब में चला जाता है। इसलिए इन दोनों में लगातार क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। और जो प्रभुत्वशाली पूंजीपति वर्ग है वही शासन में आधिपत्य जमाए रखता है, क्योंकि बेचारे मजदूर वर्ग हैं उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। दूसरा है शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने भी कहा समाज में दो वर्ग है, एक तो वर्ग विशिष्ट वर्ग और है एक है सामान्य वर्ग। लेकिन इन्होंने जो विशिष्ट वर्ग बताया वो पूंजीपति मार्क्स वाला वर्ग नहीं है। ये विशिष्ट वर्ग पैसे के आधार पर नहीं बना है, ये विशिष्ट वर्ग है बुद्धिजीवी लोग, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है। हालांकि इसमें पूंजीपति आते हैं, लेकिन मैन ये जो वर्ग है ये पैसे के आधार पे नहीं बना, जो विशिष्ट वर्ग है। तो ये जो पेरेटो और मोस्का क्या करते हैं कि समाज में शक्ति का प्रयोग ये विशिष्ट वर्ग ही करते हैं, आम आदमी कभी भी इन शक्ति का प्रयोग नहीं करते। और शासन में इन लोगों की भागीदारी होती है। जो मान लो समाज के हटके एक वर्ग बनता है विशिष्ट वर्ग, वो हमेशा इस सामान्य वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा के रखता है। और इस विशिष्ट वर्ग में से हमेशा ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पद बनते हैं। उसके बाद में मान लो वोट जाते हैं तो इसी वर्ग में से दूसरे बनते हैं। सामान्य वर्ग में से कभी कोई व्यक्ति शासन शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बहुत ही कम चांस है जो इसमें प्रयोग करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत अपनी शक्ति का वो है नारीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत है वो शक्ति के लैंगिक होती है। ये कहता है शक्ति लिंग पर आधारित होती है और समाज की शक्ति पुरुषों के हाथों में होती है। ये कहता है जैसे अपना जो आदिम समाज यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा होता है वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि शक्ति है अपना पुरुष प्रधान समाज है और शक्ति पुरुषों के हाथों में होती है। लेकिन वर्तमान समय में अनेक पश्चिमी देशों में इस सिद्धांत के अनेक नारीवादी जो आंदोलन चल रहे हैं वो कहता है नहीं, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार है और दोनों ही इस शक्ति का प्रयोग बराबर करना चाहिए। इसलिए ये कई नारीवादी आंदोलन भी समाज में चल रहे हैं। चौथा जो सिद्धांत है शक्ति का वो है बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लास्की और मैकाइवर। ये दोनों क्या कहते हैं? ये कहता है कि समाज में शक्ति एक वर्ग में नहीं निहित है जैसा मार्क्स कहता है, या जैसे अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पढ़ा। यह कह रहा है कि समाज में शक्ति किसी वर्ग या समूह में न होकर समाज में अनेक समूहों में बंटी होती है और सब समूह मिलकर इस शक्ति का प्रयोग करके सरकार का संचालन करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने शक्ति के बारे में पढ़ा। अगले अध्याय में हम सत्ता और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।